नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो सी टेट की प्रिपरेशन जो है उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सी टेट की प्रिपरेशन में क्लास नंबर 20 रहने वाली है। ठीक है, तो इसके पीछे 19 क्लासेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाकर मेरे चैनल पर जरूर देखें। और अगर आप एक सीक्वेंस वाइज सी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको पता है एसएसटी के क्वेश्चन जो है वो 60 क्वेश्चन जो है वो एसएसटी के पोर्शन के आपको देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री वाला जो पार्ट होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सी टेट की क्लास में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री वाले पार्ट को आप एक सीक्वेंस वाइज पढ़ना शुरू करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जो हेल्प है वो इस सीक्वेंस वाइज पढ़ने से आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट क्लास से देखते हो मेरी वीडियोस तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सी टेट की प्रिपरेशन करने में ये वीडियोस जो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहेंगी। तो ये क्लास नंबर 20 है। इसके पीछे की 19 क्लासेस भी आप जरूर जाकर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये जो है ये हम कर रहे हैं एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, सी टेट की प्रिपरेशन में हम कर रहे हैं अभी एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, तो एसएसटी वाले पार्ट की लगभग 19 क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं, 20 क्लास है ये। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेशवाओं का शासन। ठीक है, पेशवाओं का शासन। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मराठों का शासन। ठीक है, तो मराठों का जो उत्थान हुआ था वो किस प्रकार मराठे जो थे वो आए थे, या किस प्रकार से जो मराठे थे वो उनके उत्तराधिकारी जो थे वो चले थे, और किस प्रकार जो मराठे थे उनका पतन हो गया था। ठीक है, तो मराठाओं के बाद जो थे ये जो पेशवा थे वो आए थे। ठीक है, तो पेशवाओं का शासन जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पेशवा थे ये होते कौन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेशवा आखिर कौन होते हैं। तो ये जो पेशवा होते हैं ये मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, अब मराठा साम्राज्य ही है ये। ठीक है तो ये मराठा साम्राज्य ही, लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्रधानमंत्री होता था मराठा साम्राज्य का उसको जो है वो पेशवा कहा जाने लगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्रियों को पेशवा जो था उसको कहा जाता था, और ये राजा के सलाहकार परिषद अष्ट प्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो शिवाजी थे मराठाओं के जो प्रथम या मराठाओं के जो आप कह सकते हो एक तरह से जिसने मराठा साम्राज्य की जो थी नींव रखी थी शिवाजी ने। तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसमें 8 मंत्री होते थे जिनको अष्ट प्रधान जो था वो कहा जाता था। ठीक है, पिछली क्लास में मैं आपको ये चीज जो है वो बता चुकी हूँ। तो ये जो अष्ट प्रधान होते थे इनमें राजा की सलाहकार परिषद जो होती थी उसमें सबसे प्रमुख होते थे। ठीक है, तो ये अष्ट प्रधान यानी कि राजा के 8 मंत्री जो कि प्रमुख होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि राजा के बाद जो था वो पेशवा का स्थान आता था। जैसे कि हमारे देश में भी ऐसे ही होते हैं कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री है। उसी तरह से एक तरह से उस टाइम पर भी जब मराठा थे तो मराठाओं के टाइम पर भी एक प्रथा चलाई गई कि जो मराठा होता है उसका जो एक मंत्रिमंडल बनाया गया 8 मंत्रियों का, उनमें जो मंत्री सबसे ऊपर होगा उसको प्रधानमंत्री जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो राजा के बाद कौन आएगा, राजा के बाद प्रधानमंत्री का स्थान आएगा। ठीक है, तो इसको ही पेशवा कहा गया। जो प्रधानमंत्री था मराठा साम्राज्य में उसको पेशवा कहा गया, ये आपने याद रखना है। तो ये राजा के बाद पेशवा का स्थान आता था। इन पेशवाओं के शासन काल में मराठाओं ने अपनी सैन्य शक्ति का अत्यंत सफल विकास किया। अब क्या हुआ, ये जो मराठा थे इन्होंने क्या किया, इनके पास जैसे युद्ध होते थे, क्यों हार जाते थे ये युद्ध में, जैसे संभाजी महाराज जी को पकड़ लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो क्यों, क्योंकि इनके पास क्या था, इनके पास सेना तो थी लेकिन बहुत ही कम थी। ठीक है, प्रशिक्षित सेना तो थी लेकिन बहुत ही कम थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा ने अपना पदभार जो था वो क्या किया, वो पेशवा को दे दिया। ठीक है, तो पेशवा को इनके द्वारा जो था वो सारा ही साम्राज्य का शासन भार जो था वो दे दिया गया, और खुद क्या किया कि अपनी सेना का विकास करने में लग गए। ठीक है, तो इस काल में जब पेशवाओं का काल चल रहा था मराठा साम्राज्य में, तो इस काल में इनके द्वारा जो है वो सबसे ज्यादा सेना के ऊपर फोकस किया गया कि हमारी सेना ही सबसे ज्यादा जो कमजोर कड़ी है हमारे साम्राज्य को नष्ट करने में, वो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी क्या है, वो है सेना। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को मजबूत बनाने पर सबसे ज्यादा काम जो है वो किया। ठीक है, तो पेशवाओं के शासन काल में सबसे
जो अत्यंत सफल जो विकास हुआ है सेना का मराठा साम्राज्य की, वो इसी काल में हुआ है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे आता है, हमने पढ़ा था कि बालाजी विश्वनाथ जो था वो शाहू था। शाहू कौन था? संभाजी का पुत्र था। ठीक है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज उस क्लास को जरूर जाकर देखें। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संभाजी के बाद जो रामजी राजा राम जो था वो सिंहासन पर बैठा था, लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठता था। ठीक है, क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि वो कहता था कि वो शाहू का प्रतिनिधि है। शाहू कौन था? संभाजी का पुत्र था। ठीक है, तो जब शाहू औरंगजेब के शासनकाल से छूट कर आया तो उसने क्या किया था? उसने मराठाओं का कार्यभार जो था वो संभाल लिया था। ठीक है, तो जो शाहू था उसका बालाजी विश्वनाथ जो था वो पेशवा बना था, प्रथम पेशवा बना था। तो इसको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा जो था वो कौन था? तो मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा जो है वो बालाजी विश्वनाथ का नाम आपने याद रखना है। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में आ गए हो तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगते हैं उनको प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लें। ठीक है, तो ये जो प्रथम पेशवा थे ये कौन थे? बालाजी विश्वनाथ इनका नाम था। ठीक है, तो ये जो बालाजी विश्वनाथ थे ये प्रथम पेशवा थे। और किसके पेशवा थे? ये शाहू के, जो कि संभाजी महाराज का पुत्र था शाहू, उसके प्रथम पेशवा ये बने थे। ठीक है, तो आगे आते हैं बाजीराव प्रथम। ये जो बाजीराव प्रथम है ये द्वितीय पेशवा बने। जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना तो वो बना बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम। तो ये बुंदेलखंड के राजा जो थे उन्होंने छत्रसाल, बुंदेलखंड के राजा, क्या नाम था उनका? छत्रसाल। ठीक है, उनके द्वारा इसको जो बाजीराव प्रथम था इसको मस्तानी नाम की नृत्यकी जो थी वो उपहार में दी गई थी। ठीक है, एक पिक्चर भी है। मैं हर क्लास में पिक्चर की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत कुछ इन पिक्चर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, हिस्ट्री से लेकर बहुत कुछ हम इन चीजों से सीखते हैं, इन फिल्म से हम सीखते हैं। तो बाजीराव मस्तानी जो है एक पिक्चर है, उसमें बाजीराव और जो मस्तानी है उसके बारे में दर्शाया गया है। तो ये मस्तानी कौन थी? ये थी एक नृत्यकी। ठीक है, और किसके? बुंदेलखंड के जो छत्रसाल राजा थे उनके द्वारा जो था वो बाजीराव को इसको भेंट किया गया था, उपहार के रूप में दे दिया गया था। ठीक है, तो पहले के राजा आपको पता है कोई ऐसे मतलब किसी भी नृत्यकी को उपहार में दे देंगे या कुछ भी साम्राज्य अपना उपहार में दे देंगे या कोई भी अपना जो किला है उसको उपहार में दे देंगे। ऐसे ऐसे उपहार जो थे वो पहले के राजा जो थे वो देते थे। तो बाजीराव जो था बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी वो बाजीराव प्रथम था ये। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। बाजीराव प्रथम जो था इसको मस्तानी नाम की जो नृत्यकी थी वो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के द्वारा जो थी वो भेंट की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है बालाजी बाजीराव। अब इसका नाम था बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये जो थे इनके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत की टोटल कितनी लड़ाइयां हुई हैं? पानीपत के जो युद्ध हुए हैं वो 3 युद्ध हुए हैं। जो पीछे के 2 युद्ध हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब जो पहला युद्ध है वो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी उसके और बाबर के मध्य हुआ था 1526 में। ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है जितने भी लड़ाइयां युद्ध में आपको बताती हूँ इनको प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लेना है, अपने अपने माइंड में बार बार इसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में हुआ था। तो ये युद्ध जो था 21 अप्रैल 1526 उसका टाइम था। ठीक है, तो ये युद्ध लोधी वंश के अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद ही बाबर ने मुगल वंश की जो स्थापना थी वो की थी। ठीक है, और द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 1556 में 1556 में। ठीक है, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1526 में और 1556 में। ठीक है, तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें अकबर जो था वो विजयी रहा था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में ये भी आपने याद रखना है। तो पानीपत की तीनों ही लड़ाइयों के काल आपने याद रखने हैं। अब तीसरे युद्ध की बात आती है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो 1761 में हुआ था। 1761 में किसके और किसके बीच में? सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें मराठा जो थे वो हार गए थे। अब सदाशिव राव भाऊ कौन था? ये था बालाजी बाजीराव का
भाई, ठीक है, चचेरा भाई था, ठीक है। तो इसके और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध जो था वो ये युद्ध हुआ था। अगर आप टाइम भी याद रख लेते हो तब भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैक्सिमम टाइम ही पूछा जाता है कि कौन से ईयर में जो पानीपत की पहली लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है, तीसरी लड़ाई है, इनका अगर आप काल भी याद रख लेते हो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये तीनों ही लड़ाइयां आपने याद रखनी है। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं टोटल, तो ये तीनों ही लड़ाइयां मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये आपने याद रखनी है। आगे आता है माधवराव प्रथम। अब बालाजी बाजीराव के बाद आया माधवराव प्रथम। तो माधवराव प्रथम जो था ये मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय को मराठा संरक्षक इसने प्रदान किया था। जब क्या हुआ था, जब अंग्रेजों के द्वारा जो था वो अहम आलम शाह को जो था वो एक तरह से हरा दिया गया था या उसको निकाल दिया गया था, तो वो इलाहाबाद आ गया था और उसने जो था वो मराठा संरक्षक को स्वीकार कर लिया था, मराठा संरक्षण को स्वीकार कर लिया था, वो मराठा जो था वो बन गया था, ठीक है। तो इसका नाम था मुगल बादशाह जो था ये आलम शाह द्वितीय था, ठीक है। ये जो था ये माधवराव प्रथम के काल में मराठा संरक्षण इसने स्वीकार जो था वो किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे आता है नारायण राव। नारायण राव कौन था, ये माधवराव का चचेरा भाई था, ठीक है, जो इसका उत्तराधिकारी बना था। और इसकी हत्या जो थी वो 1773 में चाचा के द्वारा ही इसकी हत्या जो थी वो कर दी गई थी। आगे आता है माधव नारायण राव, उसके बाद आता है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव प्रथम हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद बाजीराव द्वितीय आते हैं, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय जो थे इनके जो शासनकाल में क्या हुआ था, ये जो थे बाजीराव द्वितीय इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो युद्ध है ये आपने जरूर याद रखने हैं और इनका टाइम पीरियड भी आपने याद रखना है। तो ये हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 से लेकर 1782 तक ये युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। ये हुआ था 1803 से 1806 तक, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आंग्ल युद्ध होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे आया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था। तो आंग्ल क्यों कहा गया, अंग्रेजों के लिए ये आंग्ल शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है, और मराठा यानी कि मराठाओं के बीच, तो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो युद्ध हुए हैं उनको ये जो आंग्ल युद्ध का नाम जो है वो दिया गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो ये क्या हुआ था, ये प्रमुख मराठा संघ सरदारों और अंग्रेजों के मध्य अंतिम प्रयास के रूप में लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था कि अंग्रेज जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो मराठाएं हैं या पेशवा हैं वो उनके अधीन आ जाएं, और उनका जो आपको पता है मराठाओं जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो प्रयास किए हैं भारत के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए, बहुत ज्यादा नीतियां अपनाई हैं, फूट डालो शासन करो भी उनमें प्रमुख है, बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जिनके द्वारा जो था वो जो अंग्रेज थे वो भारत में प्रवेश कर चुके थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, तो ये अंग्रेजों और आंग्ल जो मराठा थे उनके बीच में ये जो तृतीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1817 से लेकर 1818 के में, तो ये अंतिम प्रयास के रूप में हुआ था। ये मराठा संघ जो था, जितने भी मराठा थे, ठीक है, तो उनके द्वारा ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में अंतिम प्रयास के रूप में ये युद्ध जो था वो लड़ा गया था, तृतीय आंग्ल युद्ध, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था, इस समय अंग्रेज गवर्नर जो थे वो हैसिंगटस थे, ठीक है। कौन थे, तो इस आपसे पूछा जा सकता है कि आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो अंग्रेजों के गवर्नर थे वो कौन थे, तो उनका नाम था हैसिंगटस, ठीक है। हैसिंगटस जो थे ये अंग्रेजों के गवर्नर थे उस टाइम पे जब आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, ठीक है। तो आगे आता है पेशवा बाजीराव जो था, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, ठीक है। प्रथम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, उसके कार्यकाल में मस्तानी नाम की एक नृत्य की उसको भेंट की गई थी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के द्वारा। तो ये बाजीराव द्वितीय था, जो इसने 1817 में क्या किया था, इसने पूना की संधि हुई थी इसके और अंग्रेजों के बीच में। उसके बाद दौलत राव सिंधिया जो था उसके बीच ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में, ये भी आपने याद रखना है। पूना की संधि जो है वो 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य, और दौलत राम सिंधिया और के बीच में ग्वालियर की संधि 1817 में। होलकर से 1818 में मंदसौर की संधि, ठीक है, मंदसौर की संधि ये भी आपने याद रखना है। फिर अंत में
पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो था वो आत्मसमर्पण जो था वो कर दिया था। अंग्रेजों के सामने उसने क्या किया था, उसने आत्मसमर्पण जो था वो कर दिया था बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, ये क्या हुआ, ये अंतिम पेशवा हुआ है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा ये माना जा सकता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया, अंग्रेजों ने जब उसने बाजीराव द्वितीय ने जो था वो आत्मसमर्पण कर दिया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, तो फिर बाजीराव को कानपुर के निकट बिंठूर में पेंशन पर जीने के लिए निष्कासित जो था वो कर दिया था। ठीक है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने क्या किया कि पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया कि इसके बाद अब कोई भी पेशवा जो है वो नहीं बनेगा। और उन्होंने जो था वो बाजीराव द्वितीय जो था उसको कानपुर के निकट बिंठूर में पेंशन पर जीने के लिए निष्कासित जो था वो कर दिया था, उसको पेंशन लगा दी थी। उसको कहा कि हम तेरे को जीवन भर के लिए जो तेरा जीवन काल है उसके जीवन पर्यंत के लिए जो है वो हम पेंशन लगा देंगे, और उसको जो था वो बिंठूर में बिठा दिया था, निष्कासित जो था वो कर दिया था, अब तू पेशवा नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की नीति थी। अब कहा गया है कि मराठाओं के पतन में सर्वाधिक योगदान जो है वो बाजीराव द्वितीय का ही रहा है। ठीक है, क्यों रहा है, अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करता, अगर वो अपना जो संघर्ष है उसको जारी रखता हो, तो हो सकता है जो अंग्रेज थे या जो मतलब होना था वो नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पतन का कारण सबसे ज्यादा क्या था, उसकी विलासिता थी, उसकी जो लोभ लालच के लिए उसने जो था वो अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया था, उसने जो था वो आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सम्मुख जो था वो कर दिया था। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय जो था उसका ही सबसे ज्यादा योगदान जो था वो मराठा साम्राज्य के पतन में रहा था। तो हमने पढ़ लिया कि मराठा साम्राज्य का सबसे जो वंश की नींव रखी थी वो रखी थी शिवाजी ने। ठीक है, और जो ये बाजीराव द्वितीय है उसके द्वारा मराठा साम्राज्य का जो अंत है वो कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमने मराठा साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया है, ये आपने याद रखना है। अब हम करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू मैं उस बेस पर लेके आई हूं आपके लिए, जितना भी मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया है आपको, उससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, वो पिछली क्लासेस में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड आपका एक टेस्ट के तौर पर ये एमसीक्यू जो है वो लेके आई हूँ। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो अब ये क्वेश्चन आपको पता है, सभी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के एक तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू लाने का सबसे बड़ा जो मेरा मोटिव था यही था कि आपको ये पता चल सके कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, वो उस तरह से किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है इब्न बतूता। हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, पिछली तो नहीं उसकी पिछली हो सकती है, लेकिन पढ़ा जरूर है हमने किसी ना किसी क्लास में। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत जो था वो कौन सी पुस्तक में लिखा था। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इब्न बतूता जो था वो कहाँ का यात्री था। ठीक है, वो कब भारत में आया था और कहाँ का यात्री था। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, और इसने जो अपना यात्रा वृतांत है वो कौन सी पुस्तक में लिखा था, रेहला। ठीक है, तो रेहला जो पुस्तक है ये किसकी है, ये है इब्न बतूता की। ठीक है, मोरक्को का ये यात्री था और ये भारत आया था 1333 में। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत जो था वो रेहला नामक पुस्तक में जो था वो लिखा था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य कब और कौन सा युद्ध जो था वो लड़ा गया था। अभी मैं पीछे ही आपको अभी पढ़ा रही थी, तो अभी मैं आपको बताकर हटी हूं कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में कौन सा युद्ध जो है वो हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था, ये हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, या युद्ध भी बोल सकते हो आप इसको। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो थी वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी, और इसी युद्ध के बाद जो था वो बाबर ने मुगल वंश की जो नींव थी वो भारत में रखी थी। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल
1526 में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिस लड़ाई में बाबर जो था वो विजयी रहा था और उसने जो था वो भारत में मुगल वंश की नींव जो थी वो रखी थी, ठीक है। आगे आता है कि रजिया सुल्तान कब दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी थी, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो था वो 5 इस्लाम वंशों ने इस शासन किया था, तो उसमें हमने रजिया के बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो रजिया सुल्तान थी ये मुस्लिम इकलौती मुस्लिम शासिका थी, प्रथम और अंतिम, ठीक है। तो ये इकलौती मुस्लिम शासिका थी। ये दिल्ली सल्तनत पर की कब शासिका बनी थी, तो ये बनी थी 1236 में, ठीक है। 1236 से लेकर 1240 तक का इसका जो शासन काल था वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर रहा था, लेकिन ये शासिका बनी थी 1236 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आगे आता है पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत किसकी रचना है, जिस तरह से हमें पता चला कि रेहला की जो रचनाकार है वो कौन है, वो इब्न बतूता है, उसी तरह से पद्मावत की रचना जो है वो आपने बतानी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पद्मावत की रचना किसने की थी, पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो था वो पद्मावत की रचना जो थी वो की गई थी, ठीक है। आगे आता है 1025 में महमूद गजनबी के आक्रमण द्वारा किस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो महमूद गजनबी ने कौन सा 1025 में कौन सा मंदिर था जिसके ऊपर उसने आक्रमण किया था और उस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट उसने कर दिया था। तो कौन सा मंदिर था जो महमूद गजनबी के द्वारा 1025 में पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, एक तरह से लूटपाट के उद्देश्य से, एक तरह से धन दौलत के उद्देश्य से उसके द्वारा ये आक्रमण जो था वो किया गया था। क्यों, कौन सा मंदिर था, ये था सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो ये सोमनाथ मंदिर जो था ये 1025 में महमूद गजनबी के द्वारा पूरी तरह से नष्ट जो था वो कर दिया गया था। आगे आता है बाबरनामा। बाबरनामा की रचना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बाबर कौन था, बाबर था मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है, जिसने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जो था वो मुगल वंश की नींव जो थी वो भारत में रखी थी। तो ये बाबरनामा किसकी रचना है, जिसको तुझके बाबरी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बाबरनामा का दूसरा नाम तुझके बाबरी भी है, ठीक है। तो ये जो है ये बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई थी, ठीक है। बाबर ने स्वयं इसकी रचना जो थी वो करी थी, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा इसमें लिखी है, बाबरनामा या तुझके बाबरी इसको कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। आगे है आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आगरा का लाल किला किसके द्वारा, अकबर के द्वारा ये बनाया गया था, आगरा का लाल किला, ठीक है। आगे आता है बीबी का मकबरा, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल और काला ताजमहल भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये इसी क्वेश्चन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि बीबी का मकबरा कहां पर है, तो दक्षिण भारत में है, और बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो काला ताजमहल जो है वो कहा जाता है। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा कि संभाजी महाराज की जो थी हत्या वो थी जो करवा दी गई थी, ठीक है। तो औरंगजेब के द्वारा जो था वो बीबी का मकबरा जो था वो बनवाया गया था दक्षिण भारत में, जिसको काला ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो आगे आता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, या हुमायूं नामा किसके द्वारा जो था वो लिखा गया था। तो हुमायूं नामा के बारे में भी आपको मैं बता चुकी हूँ। हुमायूं नामा जो था वो हुमायूं की बहन, सौतेली बहन जो थी, हुमायूं की सौतेली बहन यानी कि बाबर की पुत्री, तो गुलबदन बेगम इसका नाम था, गुलबदन बेगम, उसके द्वारा जो था वो हुमायूं के जीवन काल को लिखा गया था हुमायूं नामा में, ये आपने याद रखना है। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, तो कुतुबुद्दीन ऐकब, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐकब के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो करवाया गया था, जिसको कि इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो पूरा
किया गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इल्तुतमिश के द्वारा इस कार्य को पूरा जो था वो किया गया था। एक सूफी संत काकी कुतुबुद्दीन एक एक सूफी संत हुए थे, उनके नाम पर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो करवाया गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, लेकिन इस कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो पूरा किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। 10 आपने एमसीक्यू कर लिए हैं और मराठा साम्राज्य का जो इतिहास है वो आपने पढ़ लिया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बनते हैं, और ये 10 क्वेश्चन तो हैं, ये मैंने आपको बता ही दिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है मेरी क्लास में तो प्लीज तब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियोस में और भी सुधार करके आपके लिए वीडियोस ला सकूं। और इस सीरीज के साथ प्लीज जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपके लिए जो सीटेट की प्रिपरेशन है वो बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करें, और चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।